हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू के कुछ मारूज़ी सवालात लेकर आए हैं जो आपके उर्दू अनुवादक के लिए काफ़ी मुफीद व कारगर साबित होने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देखिए। आज ये मेरा 5वां उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज़ होगा, जो आज सिर्फ़ और सिर्फ आपके क़वायद पर होंगे। क़वायद से जिस तरह के सवालात बनते हैं उनको लेकर मैं आज आया हूं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इन अल्फाज या जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी अंग्रेज़ी या फिर उनकी हिंदी भी बताता चलूं, ताकि इसके हवाले से अगर कुछ आ रहा है तो आप इजीली उसे टैकल कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि आज का ये सेशन है वो बिल्कुल मेरा क़वायद पे निर्भर करता है, पूरा क़वायद पर मबनी है। ये किस पर है? क़वायद पर मबनी है। तो दोस्तों, एक वर्ड आता है मबनी, पहले इसी को समझ लेते हैं कि उर्दू में एक वर्ड बोला जाता है मबनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मबनी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि हम समझते चलें? इसको बोलते हैं आपका निर्भर। बोलते हैं निर्भर, निर्भर रहना, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिपेंडेंट, या डिपेंड कह लीजिए, DEPEND, डिपेंड। तो इस तरह आपका यहीं से एक सवाल हो गया। चूँकि मेरा मकसद होता है कि आपको उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी के मुफरदात, शब्दकोश का जो ज़ख़ीरा है, वर्ड मीनिंग का वोकेबलरी अच्छा करा दें, ताकि अगर आपको वोकेबलरी पे कमांड होगा तो आप इजीली वहाँ पे पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जुमले को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप उस जुमले के अंदर या पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स पे आप कमांड हासिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कमांड हो गया तो आप आसानी से उसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज कुछ गालिबन 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि लास्ट में आपके लिए आपको ख़ुद उसका जवाब देना होगा, वो आपके लिए काम रहेगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो हो मैं उसे अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस्म की जमा क्या होगी? लफ्ज़ जिस्म ये आपका उर्दू का लफ्ज़ है। पूछा जा रहा है जिस्म की जमा क्या होगी। आपके ऑप्शन ए में अजसाम, 2 में जसीम, और सी में जिस्मों, और डी में जिस्में। तो दोस्तों, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी ये काम होता रहे। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ऐसे ही वीडियो प्ले कर दिया जाए कि आप देखते रहें, बल्कि मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके ऑप्शंस पढ़ने के बाद 5 सेकंड रुकूंगा। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा अजसाम। क्या होगा दोस्तों? अजसाम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, समझते चलते हैं कि अजसाम, चूँकि ये जिस्म की जमा है, तो जिस्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जिस्म को हिंदी में बोलते हैं शरीर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं शरीर, इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर। और इसी को अगर हम अंग्रेज़ी में देखते हैं तो इसी को बोलते हैं बॉडी, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऐसे बोलते हैं। और कहीं कहीं इसको फिज़िकल भी बोल देते हैं, फिज़िकल, जिसको जिस्मानी से ताल्लुक़ करते हैं, PHYSICAL, फिज़िकल से भी इसको ताबिर करते हैं। लेकिन मोस्टली आपको अगर जिस्म देगा तो बॉडी ही आपको वहाँ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मेल फीमेल जो जेंडर होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और चाहे आपका कोई सा भी उर्दू का एग्ज़ाम हो तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो आपका ये बिहार स्टेट का हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आंसर की, चूँकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, 2 दिन से मैं बिज़ी चल रहा था और आप लोग को उर्दू क़वायद के भी क्वेश्चंस नहीं ला पाए, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी जो क्वेश्चन हुआ है उसका भी आंसर की अपलोड करूं। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं सवाल नंबर 2 में, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन है ए में अफ़वाह, बी में बाग़,
और सी में अजान, डी में बंदूक। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर टिक करके रखिए। पूछा क्या जा रहा है? लफ्ज़ मुज़क्कर पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 2 में जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका होगा बी। जो आपका बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाग है और इससे एक सवाल बनता है क्योंकि इसमें मुसग़्ग़र मुकब्बर के हवाले से होता है। आई थिंक कि वो नीचे वो क्वेश्चन मैंने उसको शामिल किया है, वो आगे आने वाला है। तो चूँकि देखिए अफवाह को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूमर्स। RUMOURS। ये आपका रूमर्स हो जाएगा अफवाह के माने में। और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं जो डिफ़िकल्ट हो बताया जा सके। अजान है, बंदूक को गन है, बाग है। क्लियर है? तो ऑप्शन 2 का जो सॉरी सवाल नंबर 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? क्योंकि कवायद है तो मुअन्नस, मुज़क्कर, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, मुतज़ाद, मुतरादिफ यही अल्फाज मिलेंगे। और फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, जुमले का साख्त, जुमले इस्तिजाबिया, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो देखते हैं लफ्ज़ मुअन्नस पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए में बाज़ार, बी में इजहार, और सी में पोशाक, और डी में इशारा। अगर आपको ऑप्शन पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए अपने नोटबुक में और उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पोशाक। पोशाक क्या है दोस्तों? ये पोशाक इसका ये लफ्ज़ मुअन्नस है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा क्या होगी? तो आपके ऑप्शंस ए में अहवाल, बी में हालात, और सी में हालत, डी में हालातों। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन पैदा होता है कि अहवाल और हालात, इसे तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको? बी और सी को आप एलिमिनेट करेंगे, अहवाल और हालात। इसमें सस्पेंशन पैदा होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन आज के बाद फिर आपको सस्पेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हाल की जमा अगर पूछा जा रहा आपसे तो वो अहवाल होगा। क्योंकि यहाँ पे ये अहवाल जो इसका होगा ये अरबी से होगा। तो अमूमन जो उर्दू का हम जमा बनाते हैं वो अरबी ही से बनाते हैं। और हाल की जमा हालात जो है ये उर्दू में है। अगर सराहतन पूछता कि हाल की उर्दू जमा क्या होगी तो आपका वो हालात हो जाता। और ये या तो फिर सराहतन ये पूछता हाल की अरबी जमा क्या होगी तो अहवाल होता। लेकिन यहाँ पे मुतलक पूछा गया है, आपको कोई स्पेसिफिक करके नहीं पूछा गया, तो आपको अरबी ही बताना है। तो सवाल नंबर 4 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल, कंडीशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में CONDITION, कंडीशन कहते हैं। और इसी को हिंदी में कहते हैं स्थिति। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थिति। तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर होगा कि इसको हिंदी में आपका स्थिति कहते हैं, और फिर इंग्लिश में कंडीशंस कहते हैं, और उर्दू में हाल उसकी जमा हालात। सवाल नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और लग रहा कि आपको आपके काम की चीज़ हैं तो इसे लाइक कीजिए और आखिर में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने अच्छे होंगे। और जो भी उर्दू के मुतमन्नी मुतअल्लिमीन हैं, परीक्षार्थी उर्दू के हैं, उन तमाम तक ये वीडियो को पहुँचाइए ताकि उन तमाम को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। सवाल नंबर 5 देखते हैं। महल क्या है? महल क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। जो इसमें आला, बी में इसमें ज़र्फ़, सी में हासिल मसदर, डी में सिफत। तो आपको बताना है कि लफ्ज़ महल ये क्या है। लफ्ज़ महल से बहस है कि लफ्ज़ महल जिसको हम पैलेस कहते हैं, क्या कहते हैं? PALACE, पैलेस। और एक इसकी इंग्लिश और आती है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है, या फिर पैलेस तो मुस्तामल है और रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा तो मैंशन बोलते हैं, MANSION।
ठीक है, मैंशन। तो जो पुरानी इमारतें होती हैं तो उस पर लिखा रहता है इस्टेब्लिश्ड डेट ऑफ मैंशन, यानी इस बिल्डिंग या इस इमारत या इस महल की बनाने की जो तारीख़ है उसे दर्शाया जाता है। तो ये मेंशन भी इस्तेमाल होता है, पैलेस भी इस्तेमाल होता है। देखने को आपको कोई दोनों में से एक ही मिलेगा, तो आप इन दोनों को समझते चलिए। तो हाल की इस महल क्या है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, हासिल मस्दर, सिफत। तो चूँकि हमें समझना है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ इस हवाले से कवायद से मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उर्दू MCQs के नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाइए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए। ये सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक आइडिया होगा कि उर्दू के जो क्वेश्चंस बनते हैं कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका उर्दू अनुवादक हो या फिर किसी स्टेट लेवल का हो या CTET, UP टेट, BTET कोई सा भी हो, वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। ज़रूर उसे देखिएगा। वहाँ से वीडियोज़ को देखने के बाद यहाँ पर जो सस्पेंशन पैदा होता है बिल्कुल नहीं, वहाँ देख कर आएँगे तो मुझे यकीन है कि महल क्या है, और आपके ऑप्शन देखते ही फ़ौरन मार देंगे कि सवाल नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें ज़र्फ़ सही है, यानी बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। महल कहते हैं कि एक बिल्डिंग को कहते हैं, एक इमारत को कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये इसमें ज़र्फ़ उसे कहते हैं, ऐसी जगह, एक रहने वाली जगह को या कोई काम हो उस जगह को कहते हैं। तो महल चूँकि एक रहने के लिए जगह है तो इस हिसाब से देखते हैं तो इसका ये बिल्कुल इसमें ज़र्फ़ सही हो जाएगा। इसमें आला, हासिल, मज़दा, सिफत, इस पे भी मैंने वीडियोस बना दी हैं। तो चूँकि यहाँ पे वक्त को ज़्यादा कंज्यूम ना करके अपने मंजिल की जानिब बढ़ते हैं हम, और मज़ीद उन वीडियोस को आप देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6, घबराना का हासिल मसदर क्या होगा। घबराना का हासिल मसदर क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में घबरा लो, बी घबराओ, सी घबराहट, डी गंभीर। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 में जो आपसे पूछा जा रहा है घबरा लो, घबराओ, घबराहट, तो ये हासिल मसदर जो होता है ना, ये आपका निकलता है, जो मसदर होता है, मसदर से आपका मुश्तक होता है और फिर उसके बाद ये हासिल मसदर बनता है। तो मसदर से मुश्तक जो बनता है या तो वो फ़ेल होगा या फ़ाइल का शक्ल अख्तियार करेगा या मफ़ऊल की शक्ल अख्तियार करता है जिसमें ज़माना पाया जाता है। लेकिन ये घबराहट जो है ये एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। तो ये सवाल नंबर 6 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का घबराहट ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, दर्ज झेल में इसमें आला कौन सा है। दर्ज झेल में इसमें आला कौन सा है। दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप अपने आंसर को टिक करते जाइए ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता जाए और अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी कैसी है और इसमें मज़ीद किस हद तक सुधार करने की ज़रूरत है। और आप अपने मशवरे से ज़रूर नवाजिएगा कि किस तरह की वीडियोस आपके लिए लाए जाएं जो आपके इम्तिहान में कारगर हों। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जब वीडियो मैं अपना लाऊँगा मैं उसमें एक पेज में कोशिश करूँगा कि उर्दू अनुवादक का जो थ्री मतलब वैकेंसीज़ हैं, राजभाषा, सहायक, उर्दू अनुवादक, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने उसे देखा तो उसमें लिखा हुआ है उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू और इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, इस तरह के ट्रांसलेशंस के टर्म्स दिए गए हैं। तो उसे भी मैं जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें किन किन पहलुओं को टच करने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था इसी में शामिल करने के लिए लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं आइंदा कल कोशिश करूंगा कि उसे भी इसमें मुंसलिक कर दिया जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सीरीज़ चलाते रहेंगे। और ये क्वेश्चन सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे कोई इस तरह के वीडियोस नहीं मिलेंगे। मैंने जो 4 वीडियोस इससे पहले अपलोड किए हैं आप यूट्यूब के किसी भी चैनल पे जाइए आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जो कि तीनों लैंग्वेज में इंक्लूड करके आपको दिया जाए। लेकिन मैं स्पेशल सीरीज़ चला रहा हूँ तो मुझे उन तमाम बातों को ध्यान रखना पड़ रहा है और बनाना पड़ रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको कामयाबी मिले, यही मेरा मकसद है। तो सवाल नंबर 6 का घबराहट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 7 में दर्ज झेल में इसमें आला पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन ए में दस्ताना, बी में सजावट, सी में कुतुब खाना, डी में खूबसूरत। तो दोस्तों इसमें आला किसे कहते हैं। इसमें आला ऐसा चीज़ या वस्तु कह लीजिए, ऐसा वस्तु जिससे कोई काम किया जाए तो कह सकते हैं अ थिंग बाय हुम द वर्क इज़ डन।
एक ऐसा कोई चीज़ या वस्तु जिससे कोई काम किया जाए उसे हम इसमें आला कहते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जो जिससे कोई काम किया जाए। तो सजावट एक तरह का डेकोरेशन है, कुतुब खाना, लाइब्रेरी, खूबसूरत, ब्यूटी। तो दस्ताना, दस्ताना क्या होता है? ये हाथ में लगाने वाला का कह सकते हैं। ग्लोव्स, इसको ग्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? तो ये दस्ताना आपका हो जाएगा इसमें आला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोव्स, GLOVES बोलते हैं ना। ग्लोव्स ठंडक में हम ठंडक से बचने के लिए हम उसे लगाते हैं, तो इसे आप लिख लीजिए GLOVES, ग्लोव्स। और इस वीडियो को भी मैं बहुत ही मुताला करने के बाद भी लेकर आया हूँ, ताकि मुझे लगा कि हाँ ये काम की चीज़ें हैं और इसके अंदर जो मुफरदात हैं वो काफ़ी कारगर हैं और इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। और चूँकि इसमें तीनों ज़बानों का तर्जमा फ़र्दन फ़र्दन किया जा सकता है, तो इसी वजह से मैंने इसको शामिल किया। सवाल नंबर 8 देखते हैं। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? जंगजू सिपाही में लफ्ज़ जंगजू के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन ए में इसमें आला, और बी में इसमें ज़र्फ़, सी में सिफत, डी में फ़ेल। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, फिर 5 सेकंड के बाद मेरे जवाब को सुनिए। तो चूँकि हमें पहले समझ लेने की ज़रूरत है जंगजू सिपाही क्या है, किसे कहते हैं? जंगजू को हम कह सकते हैं योद्धा सिपाही कह सकते हैं। क्या कहेंगे? योद्धा सिपाही हम कह सकते हैं। इसको योद्धा सिपाही आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम कह सकते हैं ब्रेव सोल्जर कह सकते हैं। फिर ब्रेव सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर किसको हम कह सकते हैं? तो आप इसे नोट कर लीजिए, ब्रेव सोल्जर और योद्धा सिपाही। तो अब यहाँ हम देखते हैं जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है। अब जंगजू को हम समझ ले रहे हैं। जंगजू सिपाही मतलब जंग लड़ने वाला सिपाही, जंग लड़ने वाला सिपाही। तो लफ्ज़ जंगजू यानी जंग लड़ने वाला क्या है? तो जंग लड़ने वाला जो होगा, इसमें आला तो है नहीं कोई काम करने वाला, इसमें ज़र्फ़ तो है नहीं और फ़ेल तो है नहीं, तो ये आपका क्या होगा? सिफत। ये एक तरह की सिफत है, जंग लड़ना ये सिफत है। तो ये आपका हो जाएगा सवाल नंबर 8 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। दोस्तों ये अगर आपके ग्रुप में, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि उर्दू अनुवादक के हवाले से बनाया गया हो, तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें और आप कम्युनिकेट करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। सवाल नंबर 9 देखते हैं। हामिद रोटी खा रहा है। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? हामिद रोटी खा रहा है, ये एक जुमला है। इस जुमले को हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि इसका बस क्या नाम है, इसके सवाल का जवाब करके आगे बढ़ें, बल्कि कोशिश करेंगे इस जुमले को और दूसरी ज़बान में हम इसको मुंतकिल करके ट्रांसलेट करके देखें कि ये जुमला अंग्रेज़ी में कैसे बनता है। इसे देखते हैं, लेकिन पहले इसका हम जवाब देख लेते हैं। आपके ऑप्शन ए में फ़ेल, बी में फ़ाइल, सी में मफ़ऊल, डी में फ़ेल नाक़िस। तो फ़ेल नाक़िस इन तमाम की अपनी एक तारीफ़ है। फ़ेल नाक़िस को अगर आप समझ रहे हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, तो एक तरह का काबिल बहस है, लेकिन फ़ेल नाक़िस जुमला देखने के बाद हमको नहीं लग रहा कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेट आप इसे आसानी से कर देंगे, फ़ेल नाक़िस नहीं है। हामिद रोटी खा रहा है, ये एक मुकम्मल जुमला है, ये माना खेज़ जुमला है, तो फ़ेल नाक़िस होगा नहीं। बात है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल में से क्या है। तो लफ्ज़ हामिद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हामिद क्या है आपका? ये काम करने वाला है। इसे उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? फ़ाइल कहते हैं। तो ये बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में लफ्ज़ हामिद आपका क्या हो जाएगा? फ़ाइल, काम करने वाला। तो दोस्तों इस जुमले की हम इंग्लिश देख लेते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनती है। हामिद रोटी खा रहा है, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी हामिद इज़ ईटिंग चपाती। हामिद इज़ ईटिंग चपाती, या फिर लोफ भी बोलते हैं। लोफ लेकिन बेटर नहीं होगा, इस्तेमाल होता है LOAF, लोफ चपाती के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चपाती ही आप रखिए। हामिद इज़ ईटिंग चपाती, CHAPATI। तो हामिद इज़ ईटिंग चपाती, तो ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो आप जुमले को ट्रांसलेट भी करके रखिए ताकि
आसानी हो कि वहाँ पे हमें जुमले को कैसे ट्रांसलेट करना है एक ज़बान से दूसरे ज़बान में। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि आपको दिया जाएगा हिंदी से अंग्रेज़ी बनाने के लिए, अंग्रेज़ी से हिंदी बनाने के लिए, या फिर हिंदी से उर्दू बनाने के लिए, उर्दू से हिंदी बनाने के लिए, या फिर उर्दू से अंग्रेज़ी बनाने के लिए, या अंग्रेज़ी से उर्दू बनाने के लिए। तीनों जो है ये लैंग्वेज एक दूसरे के वाइस वर्सेज हैं, यानी एक दूसरे में आपको मुंतकिल करना है इसको। सवाल नंबर 10 देखते हैं। शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? शाहिद ने गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? आपके ऑप्शन ए में माजी बईद, और बी मुज़ारे, सी हाल, डी मुस्तकबिल। अगर आपको पता है तो आंसर टिक कीजिए, चूँकि यहाँ पे हमें बहस है। एक जुमला है शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी। तो दोस्तों जुमले को समझने के लिए अगर आपको अंग्रेज़ी में कमांड है और आप इसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये दो तरह का होता है। ये माजी तो है, माजी करीब है या माजी बैद है। इस तरह हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडिफिनिट को हम माजी करीब बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट को ये आपका माजी बैद होता है। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी। तो अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी? पढ़ी थी। शाहिद रेसाइटेड दिस गज़ल, शाहिद रेसाइटेड दिस गज़ल। ये आपका क्या होगा? ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा कि शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी। लेकिन पास्ट परफेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे? शाहिद हैज़ रेसाइटेड दिस गज़ल, शाहिद यह गज़ल पढ़ी थी या शाहिद यह गज़ल पढ़ा था। तो इस तरह बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में ले आके। ये भी हो सकता है कि इस जुमले को आप अंग्रेज़ी के पास्ट इंडिफिनिट में मुंतकिल कीजिए या अंग्रेज़ी के पास्ट परफेक्ट में मुंतकिल कीजिए, तो इसे भी आप समझते चलिए। तो हम समझ लिए कि शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी, तो ये आपका माज़ी करीब हो जाता, जो कि इंग्लिश में पास्ट से ताल्लुक़ रखता है, पास्ट इंडिफिनिट से। पढ़ी थी तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो चूँकि माज़ी बाईद है, ज़माने को गुजरे हुए काफ़ी दिन हुआ, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो मुज़ारे, हाल, मुस्तकबिल, इस पे भी एक तरह की इस तरह बहस हो सकती है, जुमला बनाया जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा वीडियोज़ में इनकी भी मिसालें, इनकी भी इंग्लिश शामिल करके और अच्छी तरह समझाया जाए आपको। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। खलवत की ज़िद क्या होगी? खलवत की ज़िद क्या होगी? खलवत किसे कहते हैं? खलवत कहते हैं इंग्लिश में लोनली, LONELY, लोनली, या फिर एलॉन भी बोलते हैं, एलॉन, ALO, एलॉन, लोनली, एलॉन, इसे खलवत बोलते हैं। तो इसकी ज़िद क्या होगी? इसका आपका विलोम शब्द क्या होगा जिसको हम उर्दू में ज़िद बोलते हैं? तो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं खलवत की ज़िद। आपके ऑप्शन ए में रहमत, बी में जहमत, सी में जलवत, और डी में ज़ाहिर। तो खलवत एक तरह का आपका एलान हो गया, ये जलवत आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी एकदम जलवा में हो, एकदम भीड़ भाड़ में, या एकदम उसके इर्द गिर्द लोग घेरे हुए हों। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 11 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? आपको बताना है कि एक लफ्ज़ शर्म है, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, मुतरादिफ क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में बेशरम, और बी में हया, सी में इज़्ज़त, डी में वफ़ा। अगर आपको पता है तो अपना जवाब आप टिक कीजिए, फिर उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। तो शर्म का मुतरादिफ आपका क्या होगा? हया। शर्म बहुत बोलते हैं ना, इसको तो ये काम करने में बहुत शर्म लगती है, यानी हया करता है, वो हया करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोडेस्टी। क्या बोलते हैं? शर्म करना, मोडेस्टी, हया करना, MODESTY, मोडेस्टी। शर्म करना, हया करना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोडेस्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोडेस्टी। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए, MODESTY, मोडेस्टी, शर्म करना, हया करना। तो ये आपके मुफरदात के ज़खायर भी तैयार हो जाएंगे और आपको ज़बान पे अबूर भी हासिल हो जाएगा अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं।
चूँकि कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ भगा के क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं, तो ये तफसीलें जो हैं उनसे छूट जाती हैं। चूँकि इन वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल दिया गया है और उसके जवाब हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए ये मुफीद होंगी मेरी बातें जो मैं यहाँ पे आपको मिसाल के ज़रिए समझा रहा हूँ। तो बराए करम आप पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका वक्त जो आप देंगे वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि उसका बदल आपको अच्छा होगा, उसका एक्सचेंज आपको अच्छा होगा। तो देखिए आप यहीं पे देख ले रहे हैं, एक वर्ड आता है बदल। कहते हैं ना कि अगर हम इस काम को करेंगे तो उसका बदल मुझे क्या मिलेगा, उसका एक्सचेंज कहते हैं। बदल उर्दू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदल। कहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो इसका मुझे बदल क्या मिलेगा, उसका बदला क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सचेंज। EXCHANGE। तो ये आपका एक्सचेंज होता है, यानी अगर कुछ आदमी काम कर रहा है तो उसका बदल चाह रहा है, उसका बदला चाह रहा है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो एक्सचेंज बदल, इसे भी आप याद कर लीजिए। तो यही फ़ायदा है कि अगर आप वीडियोस की बातें सुन रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो हो सकता है कभी कभी जहन में कुछ बातें ऐसी आ जाएंगी मेरी कि वो आपके सवाल में ना हो और वो आपसे छूट जाए, और फिर मैं उसे, क्योंकि अगर मैं बता दिया फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि बातें हो जाएंगी मेरी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 12 का हो गया। 12 का आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, वो इस बाग का निगहबान है। वो इस बाग का निगहबान है, इसमें आपको बताना है कि इस जुमले में लाहिका कौन है। वो इस बाग का निगहबान है, इस जुमले में लाहिका कौन है। आपके ऑप्शंस, ए में बान, और बी में बाग, सी में वह, और डी में निगह। तो लाहिका और साबिका मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको तफसील से जिक्र किया है, तो आप बराए करम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देखिए। आपका सारा जो डाउट होगा इसके हवाले से ख़त्म हो जाएगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ से देख कर आएंगे। तो आप जैसे ही अगली वीडियोस देखते जाएंगे उसमें इस तरह के टर्म्स आएंगे, लाहिका, साबिका, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, तकबीर, तशरीक़। तो इस तरह के अल्फाज जैसे आएंगे तो उनकी तारीफ़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 13 में जो आपसे पूछा जा रहा है, लाहिका कौन है। लाहिका दोस्तों कहते हैं कि लफ्ज़ के आखिर में किसी लफ्ज़ के ज़्यादा होने से माने में तब्दीली पैदा हो जाए। तो यहाँ पे निगहबान क्या पूछा जा रहा है, इस जुमले में लाहिका कौन है, क्योंकि इस बाग, तो ये निगह में ये एक निगरानी कहते हैं, निगह, ठीक है, निगह कहते हैं निगरानी को, बान निगरानी करने वाला। तो लफ्ज़ बान जो है ये आपका लाहिका हो जाएगा। तो सवाल नंबर 13 में ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निगहबान को इंग्लिश में आपको कह सकते हैं गार्डनर। किसे कहते हैं, गार्डनर, GARDNER। ये गार्डनर आपका हो जाएगा रखवाली करने वाला। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन कि इसमें जो आपका लाहिका है वो आपका है बान। तो बान इसमें बिल्कुल 13 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 13, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस कह सकते हैं मुहावरा है। ए में आपका मतलब निकालना, बी में फ़ायदा पहुंचाना, सी में उल्लू पकड़ना, डी में रंजीदा होना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब आप हमारे ख्याल से समझ गए होंगे, मुहावरे को देख के प्रीवियस वीडियोज़ में शायद मैंने इसे करा दिया है, और मुस्तामल भी है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि मतलब निकालना। तो ये इसका बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि मतलब निकालना, मतलब कुछ भी हो, अगर आप किसी इंसान से नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपको ज़रूरत है तो उससे आप बोलेंगे और अपना काम निकाल के आप अपने रास्ते चले जाएंगे। अरबी में कहावत है, खुज़ मा सफ़न व दा मा क़ज़रन, कि चीज़ों में से जो आपको अच्छी लगे उसे आप ले लीजिए और बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही है कि आप अपना काम कीजिए और बेकार के बातों में आप मत फंसिए। तो आप अपने काम के लिए करना है कीजिए, उसके बाद बेकार को छोड़ दीजिए। तो अपने उल्लू सीधे करने का मतलब यहाँ पे एक तरह का मतलबी के माने में भी हो जाएगा, मतलब निकालना। तो यहाँ पे एक तरह का मतलब परस्त होना। खुज़ मा सफ़न व दा मा क़ज़रन जो है वो एक तरह का है कि आप हर इंसान से कुछ न कुछ सीखिए, क्योंकि आप जिससे भी इंटरेक्ट होंगे उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे कि वो आपसे अच्छा हो
या अच्छे जाए कि वो आपसे बुरा हो। बुरा है तब भी कुछ ना कुछ आपको सिखा देगा, अच्छा है तब भी कुछ ना कुछ। तो आपको जो अच्छी बातें लगी ले लीजिए, या जो ख़राब बातें हैं उसे छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है? कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है या क्या होता है? आपके ऑप्शंस: कान में दवा डालना, बी बेपरवाह होना, सी नुकसान पहुंचाना, डी गुरूर करना। तो सवाल नंबर 15 में जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो उसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, पहले आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे ऑप्शन को सुनिए। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब हो जाएगा बेपरवाह होना। बेपरवाह होना, जैसा होता है ना कोई कि अगर किसी इंसान का कोई काम हो और कोई तीसरा आदमी कह दे आप टेंशन मत लीजिए, या आप ये काम मुझ पे छोड़ दिए मैं कर दूंगा, तो वो इंसान एकदम बेफिक्र हो जाएगा कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, हमें कुछ करना नहीं है, इसके बारे में जहन में रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसने ये जिम्मेदारी ले लिया है, वो अपना काम करता रहेगा। या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आई है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, बल्कि उसको अनसुनी करके ऐसे ही छोड़ दे रहा है। बेपरवाह हो जाना, लापरवाह हो जाना, इसको हम लापरवाह के माने में भी कहते हैं। बेपरवाह और लापरवाह के माने में भी इस्तेमाल होता है ये लापरवाह, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में केयरलेस। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसके लिए वर्ड आता है केयरलेस। यहाँ से आप इंग्लिश का भी एक वर्ड आपका ये क्लियर हो गया, पूरे मुहावरे का आपका केयरलेस पर्सन, लापरवाह आदमी जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल ना हो। CARELESS। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 15 का बेपरवाह होना यानी बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, इसका मतलब पूछा जाएगा आपसे कि एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना एक कहावत है, इसका मतलब क्या है? सवाल नंबर 16 में एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना है, इसका मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस: ऊँट के मुंह में जीरा, बी आम के आम गुठलियों के दाम, सी आधा तीतर आधा बीटर, और डी ऊंची दुकान फैली पकवान फीकी पकवान ऊंची दुकान और फीकी पकवान। तो आपको बताना है कि 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, क्योंकि इसका माना क्लियर है, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस में गौर करेंगे, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना क्या होता है, ये जो आपका बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी होता है ना कि इंसान आम जो बेचता है या इंसान आम खरीद कर लाता है, तो उस आम को तो खा ही लेता है, उसके अंदर जो गुठली होता है उससे भी फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ऐसे ही है कि कह सकते हैं कि कंजूस के माने में एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, कंजूसी करना कि हम एक चीज़ लिए उससे दो काम हो जाए, जिससे कि एक ही काम किया जाता है। तो कंजूस के माने में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपकी एक तरह का कहावत है, ये उसका तर्जमा उससे कर दिया गया है मुहावरे से। 17 नंबर देखते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? आपके ऑप्शंस: ए में अहमद बोले हैं, बी में अहमद बोला है, सी में अहमद ने कहा है, और डी में अहमद कही है। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सुनिए आंसर इसका। सवाल नंबर 17 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा सारे जुमले गलत हैं और गैर मुरत्तब है, उसमें किसी कायदे का ख्याल नहीं किया गया सिवाय ऑप्शन सी के। तो 17 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखते हैं। तो दोस्तों कौन सा जुमला सही में से आपका अहमद ने कहा? तो ये जो जुमला है ना ऑप्शन सी में, ये आपके इंग्लिश के जो इनडायरेक्ट है, नरेशंस होते हैं, रिवायात जिसको बोलते हैं नरेशन। इनडायरेक्ट को हम जो स्टेटमेंट करते हैं NARRATION, ये नरेशन आपका जो होता है ना, कि अगर किसी की कही हुई बात को नकल करना, इसको हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको नरेशन कहते हैं, और इसको उर्दू में रिवायत कहते हैं। मैं ग्रामर के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। तो नरेशन फिर उसकी जो उर्दू बनती है रिवायत।
तो इसे भी आप याद रखिए। तो चूँकि मैं बताना ये चाह रहा था कि अहमद ने कहा है, तो ये आपका इस तरह का जो होता है ना, अहमद सेठ कहते हैं, सॉरी हल्का सा देख लेते हैं, अहमद सेठ करके यहाँ पे कॉमा लगा के, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिख के, फिर यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिख के, यहाँ फिर क्लोज इन्वर्टेड कॉमा हम कर देते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह का जुमला आपको दिया जा सकता है बनाने के लिए, या फिर इन्वर्टेड कॉमा के माध्यम से, या फिर इनडायरेक्ट का सेंटेंस आपको उर्दू में देके इंग्लिश में बदला जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने अगले वीडियोज़ में उर्दू का जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जुमला होता है उसको इंग्लिश में कैसे बदला जाता है, या फिर इंग्लिश का उसको उर्दू में कैसे बदला जा सकता है। आपसे इसी टाइप्स के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक ज़बान को दूसरे ज़बान में एक अच्छे पैटर्न्स पे, एक कवायद की रोशनी में बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो 17 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमले की कौन सी किस्म है? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या जुमले की कौन सी किस्म है? तो दोस्तों जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आपके ऑप्शंस में दिया गया है, ए में सवालिया, बी में खबरिया, सी में इस्तेजाबिया, डी में अमरिया। आपको बताना है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ये आपका, जैसा मैं बता रहा था अभी ऊपर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जुमले होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के ज़रिया, तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा ही के ज़रिया दिया गया। कह सकते हैं कि अहमद ने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अभी ऊपर गुजरा है ना, तो उसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे कि अहमद ने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो हम इसको अगर एज़ इट इज़ मेंशन करते हैं वो तो डायरेक्ट कहलाता है, और अगर उसको हम अपने ज़बान में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा है तो ये एज़ इट इज़ है। इसको हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं या इंग्लिश में इसको कैसे बनाते हैं तो हम बता रहे हैं, लेकिन हम इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। तो 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अमरिया। क्या होगा दोस्तों? ये अमरिया यानी फ़ेल अम्र होता है ये एक तरह का, जिसको इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो फ़ेल अम्र को, यानी जिस काम के ज़रिया जिसमें किसी इंसान को कोई काम करने का हुक्म दिया जाए उसको फ़ेल अम्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को इम्परेटिव कहते हैं, IMPERATIVE। तो इम्परेटिव आपका हो जाएगा इंग्लिश में, और उर्दू में फ़ेल अम्र हो जाएगा। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो आपका 18 का डी हो जाएगा, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। इसको हम अगर अंग्रेज़ी के हवाले से तर्जुमा करें तो कुछ इस तरह होगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग लिख लीजिए आप लोग, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कर दीजिए जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये पानी जो है, पानी को हिंदी में आपका बोलते हैं जल। पानी को पानी नहीं बोलते हैं, बल्कि प्योर हिंदी में देखते हैं, शुद्ध हिंदी में तो इसको जल बोलते हैं। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। और पीने योग्य पानी, एक आप लोगों के लिए पीने योग्य पानी को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीने योग्य पानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे आपको बताना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीने योग्य पानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जुमले कैसे होते हैं या कैसे उसको बदला जाता है एक ज़बान से दूसरे ज़बान में। और इसी पैटर्न पे मैं अपने फिर क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो हो गया 18 का आपका अमरिया हो गया, और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इसे आप नोट कर लीजिए। 19 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? दर्ज झेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? आपके ऑप्शंस, ए में बाज़ार, बी बागीचा, सी पहाड़, डी बाग। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इसमें मुसग़्ग़र, तो दोस्तों मुसग़्ग़र और मुकब्बर को खाली समझ लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना,
असग़र, अकबर, मुसग़्ग़र, मुकब्बर। मुसग़्ग़र कहते हैं छोटा, ठीक है, और मुकब्बर कहते हैं बड़े को। तो इसमें कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जो छोटे के माने में इस्तेमाल होता है? तो ये बाज़ार, बाज़ार बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। बागीचा, ये बागीचा जो आपका है ये आपका हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। बागीचा अगर बोलेंगे एक उसकी लिमिटेशन है कि 1 बीघे ज़मीन में, 2 बीघे ज़मीन में, एक लिमिटेशन है। बहुत बड़ी, अगर बहुत बड़ा आपका हो जा रहा है बागीचा, तो उसे हम बाग में कन्वर्ट कर देते हैं, बागीचा नहीं कहेंगे। जिस तरह घर है एक कुटिया, कुटिया चूँकि रहने के लिए जगह है और घर भी रहने के लिए जगह है, तो घर मुकाबिल कुटिया के ज़्यादा घर बड़ा होता है। तो यही हाल आपका है यहाँ पे। ये बागीचा जो है मुसग़्ग़र होगा, लेकिन अगर वही बड़ा हो जाए तो उसे हम बाग के शक्ल में उसे इस्तेमाल करते हैं या उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो 18 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये बागीचा आपका इसमें मुसग़्ग़र है। 19 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहाड़, बाग, बाज़ार ये मतलब बड़े हो सकते हैं काफ़ी, इसमें इसको हम इसमें मुकब्बर से ताबीर कर सकते हैं, या फिर इसके लिए जो आगे इसकी जो क्वेश्चंस आएंगे उससे हम देखेंगे इसको तफसील से। सवाल नंबर 20 देखते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? तो अवलन हमें इसमें मारफा समझने की ज़रूरत है। इसमें कि जो किस्में बहुत सारी हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मादा, इसमें जमा, ये सारे हैं। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मारफा समझेंगे। इसमें मारफा के हवाले से भी मेरे वीडियोज़ हैं और उसमें मैंने इसकी तारीफ़ और मिसालें दी है, वहाँ पे उसे आप देखिए, फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ समझ ले रहे हैं हल्का सा। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा कहते हैं किसी ख़ास नाम को। इसमें मारफा प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसे मारफा कहते हैं किसी ख़ास चीज़, जगह या किसी चीज़ के नाम को। तो यूँ समझ लीजिए। देखते हैं इसमें मारफा आपके ऑप्शंस जो हैं, ए में गंगा, बी में नदी, सी में पहाड़, डी में आदमी। तो ये गंगा स्पेसिफिक नदी है, ठीक है, गंगा ये नदी है। नदी तो कॉमन है, लेकिन गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है। तो इस तरह की गंगा एक स्पेसिफिक रिवर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 21। वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम के तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? आपको ये बताना है कि अगर कोई इंसान समाज में अच्छा काम कर रहा है तो समाज के लोग उसे एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं? तो 21 का अगर आपको ऑप्शन पता है तो देख लीजिए, फिर बताइए आपके ऑप्शंस। ए में ख़िताब, बी में लक़ब, सी में कुन्नियत और डी में तखल्लुस। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप सुनिए। सवाल नंबर 21 का जो होगा वो आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आवाम की तरफ से खूबी या ख़राबी की बुनियाद पर किसी इंसान को कोई नाम दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लक़ब। तखल्लुस किसे कहते हैं? कि शायर जो नज़्म, गज़ल या नात लिखता है तो अपने नाम के इशारे के लिए या अपनी शनाख्त के लिए अपने शेर के आखिरी मिसरे में उसे एज आ सर नेम कह सकते हैं कि उसे वो इस्तेमाल करता है। इसको हम तखल्लुस कहते हैं। कुन्नियत जो कि एंसेस्टर्स, आबा व अजदाद से उसका ताल्लुक़ होता है। क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स, ANCES, एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर, आबा व अजदाद से इसका रिलेशन होता है कुन्नियत। तो ख़िताब इसके हवाले से भी मैंने क्वेश्चन दाखिल किया है, वो देख लेंगे, वहाँ उसको समझ लेंगे। अभी सवाल नंबर 22 देखते हैं। तो सवाल नंबर 21 का आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी लक़ब। सवाल नंबर 22 देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में लफ्ज़ गालिब क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है तो देख के इसका आंसर टिक कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए में लक़ब और बी में उर्फ़, सी में तखल्लुस, डी में ख़िताब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो चूँकि अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि आवाम की जानिब से किसी इंसान की अच्छाई या बुराई के बुनियाद पे उसे कोई नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लक़ब। तो ये चूँकि यहाँ निकल जाएगा। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये जैसा कि मैंने बताया
कि तखल्लुस वगैरह जो होता है वो इंसान अपने शेर के आखिर में भी वो इस्तेमाल करते रहता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 22 में क्या होगा, ये खिताब क्या है। तो खिताब जो है ये यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिर्ज़ा सुल्ला खां गालिब में लफ्ज़ गालिब ये खिताब है। खिताब कहते हैं कि जो हुकूमत के जानिब से कोई टाइटल दिया जाए उसे हम कहते हैं खिताब, और आवाम के जानिब से दिया जाए तो लक़ब कहते हैं। और ऐसे ही कॉमनली कोई इनको लेबल दे दिया जाए सर नेमिंग के लिए, उर्फ कहते हैं तखल्लुस। जो शायर अपना एक टाइटल सेलेक्ट करता है जो जिसे अपने नज़्म में और या फिर नात में हम्द वगैरह में अपने शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पे मिर्ज़ा खां गालिब में लफ्ज़ गालिब भी आपका खिताब हो जाएगा। तो 22 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 23। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। लफ्ज़ मुज़क्कर पूछा जा रहा है। लफ्ज़ मुज़क्कर को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं फीमेल जेंडर कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, फीमेल जेंडर, FEMA फीमेल, ये नोट कर लीजिए फीमेल। उसके बाद जेंडर GENDER, क्या होगा दोस्तों, फीमेल जेंडर। ये फीमेल जेंडर आपका बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मुज़क्कर, लफ्ज़ मुज़क्कर के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखिए, फिर उसके बाद इसका सही ऑप्शन बताइए। आपके ऑप्शंस ए में परचम, और बी में जोगन, सी में उलझन, डी में जंग। अगर आपको पता है तो बताइए लफ्ज़ मुज़क्कर क्या है। लफ्ज़ मुज़क्कर आपका यहाँ पे हो जाएगा लफ्ज़ परचम, यानी 23 का ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलते हैं ना परचम बुलंद हो रहा है, या परचम उड़ाया जा रहा है, फहराया जा रहा है। तो फहराई जा रही है नहीं, बल्कि फहराया जा रहा है। और ये बोलते हैं ना उलझन हो रही है, यानी उलझन हो रही है। जंग छिड़ गई है, ठीक है, जोगन ये आपका फीमेल है। तो इस तरह ये एलिमिनेट करके हम जा सकते हैं। तो ये जो आपका है ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परचम ये आपका लफ्ज़ मुज़क्कर है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। फ़िक्र की जमा क्या होगी। फ़िक्र की जमा क्या होगी, आपके ऑप्शंस हैं ए में फ़िक्रों, बी मुफ़क्किर, सी अफ़कार, डी तफ़क्कुर। तो फ़िक्र की जमा क्या होगी, तो मैंने जैसे बताया दोस्तों कि अगर मुतलक पूछा जाए, देखिए वहाँ भी पूछा गया था हाल की जमा आपसे पूछा गया था, मुतलक पूछा गया था। वहाँ पे उर्दू या फिर अरबी स्पेसिफिक प्लूरल फॉर्म आपसे नहीं पूछा गया था, मुतलक पूछा गया था। तो मुतलक यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ़िक्र की जमा क्या होगी, फ़िक्रों, बी में मुफ़क्किर, सी में तफ़क्कुर, और सी में अफ़कार और डी में तफ़क्कुर। 24 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा फ़िक्र की जमा अफ़कार। क्या दोस्तों, फ़िक्र की जमा अफ़कार, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ़िक्र किसे कहते हैं, फ़िक्र कहते हैं, कह सकते हैं कि विचार। हर इंसान का अपना एक विचार होता है, हर इंसान का अपना एक विचार होता है, इंडिविजुअल ओपिनियन जिसको बोलते हैं। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल ओपिनियन कह सकते हैं, व्यक्तिगत विचार। इंडिविजुअल ओपिनियन को व्यक्तिगत विचार, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इंडिविजुअल INDIVISUAL, इंडिविजुअल, इसको आप नोट कर लीजिए। इंडिविजुअल ओपिनियंस, OPINIONS, ओपिनियंस, इंडिविजुअल ओपिनियंस को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विचार। व्यक्तिगत जो विचार होता है, हर इंसान का अपना अपना जो सोच होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विचार। तो दोस्तों आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हम आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं जो आप कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लास्ट तक देखें, और लास्ट में एक बहुत ही आसान लफ्ज़ दे रहा हूँ, जवाब की जमा क्या होगी। लफ्ज़ जवाब की जमा क्या है।
आप नोट कर लीजिए कि लफ्ज़ जवाब की जमा क्या है, क्या बनेगी जवाब की जमा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल से जुड़िए ताकि हम मज़ीद कम्युनिकेशन कर सकें और तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।